पहली यूनिट के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे और जिस पार्ट का नाम है, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। इसमें से कई बार 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, जो हम आगे बताएंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघवाद। सबसे हम किसकी बात करते हैं? संघवाद की बात करते हैं। संघवाद आखिर होता क्या है? तो एक प्रश्न नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि संघवाद किसे कहते हैं। तो इसमें स्पष्ट दे रखा है कि सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद कहते हैं। ठीक है ना? सत्ता की शक्तियों का वितरण का मतलब होता है बंटवारा, कि संविधान ने शक्तियों का बंटवारा कर दिया है और जिससे कई स्तर की सरकार बन गई है, जिसको हम बोलते हैं संघवाद। इसको व्यापक 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए संघवाद क्या है, तो शासन या सत्ता एक ही बात है, या सरकार भी कह सकते हो आप। सत्ता की शक्तियों के वितरण से क्या बन जाएंगे? स्तर। जब एक से अधिक स्तर की सरकार होंगी, वितरण करेंगे तो एक से अधिक स्तर की सरकार बन जाएंगी। तो सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों के आधार पर, किसके आधार पर? केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर सरकार 2 प्रकार की होती है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक और दूसरी कौन सी है? संघात्मक। दो प्रकार की सरकार हो गई। अब एकात्मक में क्या होता है? एकात्मक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार में संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा जितनी भी शक्तियां हैं वे किसको दे दी जाती हैं? केंद्र सरकार को। यानी सारी शक्ति केंद्र के पास होती है और वहाँ पर राज्यों का अस्तित्व, अगर राज्य सरकार है तो राज्यों का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? केंद्र के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि संविधान तो सारी शक्ति किसको देता है? केंद्र को देता है। यानी केवल एक स्तर की सरकार ये बनाता है वह, यानी केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को शासन की सुविधा की दृष्टि से राज्यों को बांट देती है, लेकिन उत्तरदायित्व किसका होगा? उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का ही होता है। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में इस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब हम बात करते हैं संघात्मक की। संघात्मक जैसा कोई संघात्मक शासन में क्या होता है? संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। और यदि कोई विवाद होता है इन दोनों के मध्य, तो उसको देश की सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है। और तो हम बात करेंगे यूएसए में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, भारत में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सत्ता की शक्तियों का वितरण, तो संविधान ने सत्ता की शक्तियों को वितरित कर दिया, किसमें? केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य। तो एक से अधिक स्तर की सरकार हो गई। तो यहाँ पर राज्यों का अस्तित्व केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं था, बल्कि सीधा संविधान शक्ति देता है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों का अलग अलग अस्तित्व होता है, दोनों के अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट वितरण कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। तो संघवाद समझ में आ गया कि सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। जब हम आगे बात करते हैं तो इसमें स्पष्ट दे रखा है कि इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र और उसकी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से होता है। यानी केंद्र और उसकी विभिन्न इकाइयों का मतलब यहाँ पर राज्य से है। तो ये शक्ति का बंटवारा किसने कर दिया? संविधान ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि संघीय शासन का जो कितने प्रकार से
बनावट हो सकती है कि संघीय शासन का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो इसमें स्पष्ट दे रखा है संघीय शासन का निर्माण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला दे रखा है अनेक संप्रभु, संप्रभु में जो स्वतंत्र होते हैं, संप्रभु इकाइयों को आपस में एक हो जाना, यानी संपूर्ण यानी स्वतंत्र राज्यों को मिलाकर गठित किया गया संघ। पहले प्रकार से इस प्रकार का संगठित किया जाता है और इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संघ में 50 राज्य हैं। अब ये 50 राज्य पहले संप्रभु थे, लेकिन अपनी संपन्नता के लिए ये एक हो गए और वहाँ पर समझौते के परिणाम स्वरूप 50 राज्यों ने आपस में समझौता किया और समझौता के परिणाम स्वरूप अमेरिका का संघ का गठन किया, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसमें आपको 2-3 बात इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी पड़ती है। पहली बात इसमें ये होती है कि ये समझौते का परिणाम है। पहले प्रकार से जो गठित किया गया संघ, संप्रभु इकाइयों को आपस में एक होकर गठित किया गया संघ, ये समझौते का परिणाम है। समझौते का तात्पर्य यहाँ पर कि ये संघ कभी भी टूट सकता है। दूसरी बात इसमें होते हैं कि इसमें केंद्र की बजाय राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। केंद्र की बजाय कौन ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं? राज्य ज़्यादा शक्तिशाली। यानी कौन शक्तिशाली होते हैं? राज्य शक्तिशाली होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहली बात मैंने आपको समझा दी कि शासन जो पहला प्रकार का संगठित किया जाता है वे संप्रभु इकाइयों को मिलाकर या एक होकर गठित किया जाता है, जिसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ये समझौते के परिणाम है और केंद्र की बजाय राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और राज्यों का अलग अलग संविधान होता है, केंद्र का अलग संविधान होता है। नागरिकता भी डबल होती है, यहाँ पर केंद्र की नागरिकता अलग होती है, राज्य की नागरिकता अलग होती है, दोहरे प्रावधान होते हैं। दूसरा है दूसरे प्रकार संघ कैसे गठित होता है? एक बड़ी राजनीतिक इकाइयों को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से, ये इम्पोर्टेंट है, शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित करके गठित किया गया संघ। तो आपको बताइए एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की सुविधा की दृष्टि से छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर गठित किया गया संघ है और इस प्रकार का गठित किया संघ है भारत का। भारत का संघ इसी प्रकार से गठित किया गया कि भारतीय संघ में आपको पता है बहुत बड़ी इकाई थी, इसलिए शासन की सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में हम देखें तो भारतीय संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जब प्रारंभ में ये बना था तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इससे पहले अभी लेटेस्ट हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो बड़ी राजनीतिक इकाई थी हमेशा से भारत, तो उसको शासन की सुविधा की दृष्टि से छोटी छोटी इकाइयों में गठित किया गया है। अब इसकी विशेषता क्या है? ये समझौते का परिणाम नहीं है। पहला कि भारतीय संघ में सम्मिलित इकाइयाँ किसी भी परिस्थिति में भारतीय संघ से अलग होने का दावा नहीं कर सकती। दूसरा हम बात करेंगे कि यहाँ पर राज्यों के बजाय केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है और केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान है, बल्कि एक ही संविधान है। तो ये दूसरे प्रकार से गठित किया गया संघ है। यहाँ पर नीचे उदाहरण भी दे रखा है, लेकिन मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि संघ 2 प्रकार से गठित किया जाता है। संप्रभु इकाइयों को मिलाकर गठित किया गया संघ, जिसमें अमेरिका को उदाहरण दिया। दूसरा बताया मैंने आपको एक बड़ी राजनीतिक इकाई को कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें मैंने आपको भारत का उदाहरण दिया। इसमें दे भी रखा है कि पहला अमेरिका का उदाहरण है, दूसरा है भारत का, ठीक है ना। इसके अलावा वर्तमान समय में अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्ज़रलैंड में, रूस में, कनाडा में इसमें संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें स्पेशली, तो भारत का जो संघ है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है, कनाडा के संघीय संविधान से प्रेरित है। तो ये बात समझ में आ गई। इसमें प्रश्न बनते हैं कि संघवाद क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। संघ कितने प्रकार से गठित किया जा सकता है? 2 प्रकार से। पहला है संप्रभु इकाइयों को मिलाकर गठित किया गया संघ, जिसमें अमेरिका का उदाहरण है, और दूसरा है कि बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की सुविधा की दृष्टि से छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके गठित किया गया संघ, इसमें भारत का उदाहरण है। और किन किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था वर्तमान समय में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका उदाहरण भी आपको दे दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि
मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भारत में यद्यपि संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन संविधान में संघीय शासन शब्द का उपयोग नहीं किया, यानी संघवाद शब्द का उपयोग नहीं किया। उसके स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया ऐसा क्यों किया गया है कि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए तथा राज्य की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए, यानी देश की एकता और राज्यों की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए भारत में संघवाद के शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संघवाद शब्द की जगह कौन सा शब्द, यानी संघ शब्द की जगह कौन सा शब्द उपयोग में लिया गया है? तो राज्यों का संघ शब्द उपयोग में लिया गया है। मैंने पहले पार्ट के अंतर्गत ये बताया था क्यों लिया गया है, तो मैंने आपको इसलिए बताया था देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए तथा राज्यों की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान लागू होने पर भारत में एक केंद्रीय सत्ता थी, संघ था, इसमें 14 राज्य और इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में, जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया उस समय। उसके बाद इसमें दे रखा है वर्तमान समय में भारत में भारतीय संघ में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। वर्तमान समय में भारतीय संघ में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 7 यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 29 की जगह क्या कर लेंगे 28 और केंद्र शासित प्रदेश 7 की जगह कितना कर लेंगे 9 कर लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था लेकिन अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर का एक भाग था लद्दाख, उसको भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए राज्यों की संख्या कम हो गई, यानी 28 हो गई 29 की जगह, और केंद्र शासित प्रदेश जो 7 है उनकी जगह कितने हो गए 9। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। अब हम भारत की संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्वों की बात करेंगे, तो इसमें स्पष्ट नहीं दे रखा है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा सा कि भारत का संघ एक विचित्र संघ है। भारत का संघ क्या है? एक विचित्र संघ है, क्योंकि भारतीय संघ में कुछ विशेषताएं तो संघात्मक शासन की हैं, कुछ विशेषताएं स्वीकृत की हैं संघात्मक शासन, कुछ विशेषताएं तो है संघात्मक शासन की। हमने पहला पार्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण है, अर्थात भारतीय संघ में कुछ विशेषताएं संघात्मक शासन की हैं और कुछ विशेषताएं किसकी है? एकात्मक की, यानी दोनों का सम्मिश्रण है। किसका भी सम्मिश्रण है? दोनों का सम्मिश्रण है। इसलिए भारतीय संघ के बारे में एक प्रोफेसर एम.बी. पायली का कथन है कि भारतीय संघ का ढांचा तो क्या है? संघात्मक, लेकिन उसकी आत्मा क्या है? यानी एकात्मक है। तो ये किसने कहा है? प्रोफेसर एम.बी. पायली। प्रोफेसर एम.वी. पायली ने ये कहा है कि भारतीय संघ का ढांचा तो क्या है? ढांचा तो संघात्मक, लेकिन उसकी आत्मा क्या है? एकात्मक, अर्थात कि भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन उसमें केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, और उसका कारण भी देश की एकता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि भारत की कभी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई थी, इसलिए भारत को लगभग 190 साल पराधीन रहना पड़ा। और इन्हीं अनुभवों से प्रेरणा लेते भारत में भारतीय संविधान में जब शक्तियों का वितरण किया गया तो केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें कुछ विशेषताएं संघात्मक की, कुछ विशेषताएं एकात्मक की। जिस संघात्मक की कौन कौन सी है? संघात्मक की हम बात करेंगे, लिखित संविधान है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों की अलग अलग सरकार है। और हम बात करेंगे एकात्मक में कौन कौन से लक्षण हैं। एकात्मक हम बात करेंगे जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, हम बात करेंगे, और पूरे देश का एक ही संविधान है, एकल नागरिकताएं हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बात हैं जो एकात्मक संविधान की है। तो भारतीय संघ विचित्र संघ है जिसमें कुछ विशेषताएं संघात्मक शासन की और कुछ विशेषताएं एकात्मक शासन की है। अब हम भारतीय संघीय व्यवस्था के जो प्रमुख तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 4 नंबर तक का आ सकता है। हालांकि अभी तक एकात्मक लक्षण ही पूछे गए, संघात्मक लक्षण अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो वो आपको आगे बताएंगे जब आगे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख या आधारभूत तत्व क्या है। प्रमुख की जगह आधारभूत शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है, आधारभूत, यानी फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। मैंने आपको जब इसका अर्थ बताया था संघवाद का, तो मैंने आपको बताया था संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये जब तो मैंने कॉमन परिभाषा बताई थी, हम स्पेसिकल अब हम भारत के संविधान के बारे में देखेंगे कि भारत में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया है वो किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक संविधान की कौन सी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। यह अनुसूची ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। और शक्तियों का विभाजन किया गया है तो ये पहले आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य, तो कौन सी आएगी, 7वीं अनुसूची आएगी। और अनुच्छेद आए तो कौन सा आएगा, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियों के आधार पर किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा बच जाती है अवशिष्ट, जो इनके अंतर्गत नहीं आते उनको बोलेंगे अवशिष्ट विषय। तो इसका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे भी डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले संघ सूची है। संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय आते हैं और इन विषयों की संख्या 97 है। और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको, केंद्र को। केंद्र भी आ सकता है और संसद भी आ सकता है, एक ही बात है। क्योंकि सरकार के 3 रूप होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को भारत में संसद बोलते हैं, क्योंकि कानून निर्माण का कार्य संसद का है। इसलिए संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय हैं संघ सूची में, जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं। जैसे हम बात करेंगे तीनों सेनाओं की प्रतिरक्षा की बात करेंगे, हम मुद्रा की बात करेंगे, छपाई की बात करेंगे, परमाणु आयुधों की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, बैंक की बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी संख्या 97 है। इन पर कानून केंद्र सरकार या संसद बनाती है। ये शक्तियों का बंटवारा कर दिया। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे राज्य सूची, जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, कम महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उन पर कानून कौन बनाती है, राज्य के विधानमंडल या राज्य सरकार बनाती है। और इन विषयों की संख्या कितनी है, 66। इन विषयों की क्या है, विषय की संख्या कितनी है, 66। इनमें कौन कौन से विषय आ सकते हैं, सड़क की बात करेंगे, स्थानीय शासन की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, वाणिज्य की बात करेंगे। इस प्रकार के 66 विषय जिन पर कानून राज्य सरकार अर्थात राज्य के विधानमंडल बनाते हैं। तो ये शक्तियों का विभाजन कर दिया कि 97 विषयों पर कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार, और 66 विषयों पर कौन बनाएगी, राज्य सरकार। इसके अलावा तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें 47 विषय हैं। अब 47 विषय कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें शिक्षा है, वन है, वन्य जीवों की रक्षा है, नाप तोल है, जंगली जानवर की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन की बात करेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे विषय हैं इस पर, तो इनमें बोलेंगे समवर्ती सूची में 47 विषय। अब इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त होता है, यानी संसद बना सकती है, राज्य के विधानमंडल बना सकते हैं। अब सर आप पूछो कि भाई दोनों बना सकते हैं, तो फिर दोनों बना सकते हैं, किंतु अगर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कोई कानून बनाए गए हैं उनमें विरोधाभास हो जाए, संघर्ष हो जाए, तो फिर दे रखा है स्पष्ट, परंतु केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति में केंद्रीय कानून ही अंतिम रूप से मान्य होंगे। अर्थात समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि संसद और राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है, किंतु विरोधाभास की स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को ही मान्यता मिलेगी, वही लागू किए जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इन तीनों सूचियों यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं इनका तो उल्लेख कर दिया कि कौन किस पर कानून बनाएगा, किंतु इनके अलावा जो विषय बच जाते हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है, ना तो संघ सूची में किया गया है, ना राज्य सूची में किया गया है, ना समवर्ती सूची में किया गया है, उनको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट विषय। और इन पर कानून बनाने का अधिकार भारत में केंद्र सरकार को दिया गया है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, साइबर कैफे की बात करेंगे, तो ये ऐसे विषय हैं जिन पर भारत में केंद्र सरकार कानून बनाती है। जबकि
अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार वहाँ राज्य सरकारों को दिया गया है, जबकि भारत में किसको दिया गया है? केंद्र सरकार। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? हम आगे देखेंगे। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून भारत में केंद्र सरकार बनाएगी। किस पर? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को प्राप्त है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 248 कहता है। ये भारत में प्रावधान किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है, शक्ति विभाजन से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार मजबूत है, और केंद्र की इसी मजबूत स्थिति के कारण संविधान विशेषज्ञों ने भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा दी। जो किताब ने दे रखा है, केंद्र सरकार की मजबूत स्थिति के कारण संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा दी है कि भारतीय संघ का किसी परिस्थिति में आपको पता विघटन नहीं हो सकता। इसलिए इसमें केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया, इसलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी कहा गया है। अब डबल प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि केंद्र सरकार की मजबूत स्थिति के कारण संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ को किसकी संज्ञा दी है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। या ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संघ को विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ की संज्ञा क्यों दी गई है? तो उसका आंसर आएगा केंद्र की मजबूत स्थिति के कारण। अब हम दूसरे बिंदु का उल्लेख करेंगे। दूसरा बिंदु है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको पहले पार्ट के अंतर्गत भी बताया था जब स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का अध्ययन किया था, और यहाँ भी बता रहे हैं। और मैंने आपको जब संघवाद का अर्थ बताया था तो उस समय भी बताया था कि संघात्मक शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाता है, किंतु फिर भी केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य यदि अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा देश की स्वतंत्र और सर्वोच्च निष्पक्ष न्यायपालिका करती है, जिसकी स्थिति भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका को प्राप्त है। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करे, इसको बोलते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो संघीय शासन व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है कि केंद्र राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है, जो बिना किसी ना तो केंद्र के दबाव में आए ना राज्यों के दबाव में आए, और स्वतंत्र रूप से न्याय प्रदान करे और केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद हो गए उनका निपटारा करे। तो स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसी से विधि के शासन की स्थापना होती है। विधि के शासन का तात्पर्य ये कि इसमें कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं, कानून सभी की समान रूप से रक्षा करता है। होता है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान, यानी विवादों का संविधान के प्रावधान के अनुसार समाधान किया जा सकता है। तो ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब भारत में आए, जब राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक स्थिति को लेकर विवाद हुआ। संवैधानिक स्थिति का मतलब ये अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ, तो उस अधिकार क्षेत्र का व्याख्या कौन करती है? न्यायपालिका करती है। कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, बोर्ड में 2018 में 19 में पूछा गया। क्या प्रश्न था कि संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सरकार के किस अंग पर है? तो वो आएगा न्यायपालिका पर है। तो संघीय ढांचे की रक्षा की जाती है और सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को पदस्थ किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है कि भारतीय संघ की न्यायिक शक्तियाँ अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी, और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ न्यायालय कार्य करती हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। ये भारतीय संघीय व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम बात करेंगे तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेंगे, जिसमें दे रखा है संविधान की सर्वोच्चता। तो ये भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत में यानी संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं और संविधान के द्वारा ही सरकार के सभी अंगों के ऊपर नियंत्रण लगाया जाता है। इसलिए
संविधान की व्याख्या की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायपालिका को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायपालिका को लगता है, उच्च न्यायपालिका को लगता है कि सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया है या कार्यपालिका ने उसे लागू कर दिया है जो संविधान के विपरीत नहीं है या संविधान के विपरीत हैं, संविधान के विपरीत हैं, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत आप होता है ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करके संविधान की रक्षा करती है। ठीक है ना। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे कोई सा भी अधिकारी हो, कोई सा भी पद हो, सभी संविधान से शक्ति ग्रहण करते हैं और संविधान के कानूनों के माध्यम से इनके ऊपर नियंत्रण या रोक भी लगाई गई है। अब हम बात करेंगे कि पहले भारत में यानी पूरे भारत में एक संविधान था केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए इसका अलग से संविधान था। लेकिन आपको पता है अगस्त 2019 में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, इसलिए अब जम्मू कश्मीर का भी अलग संविधान नहीं, पूरे देश का एक ही संविधान है। जबकि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के बावजूद वहाँ केंद्र यानी संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता होती ही है कि वहाँ पर केंद्र और राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं, इसलिए अमेरिका में केंद्र और राज्यों के अलग अलग संविधान है। किंतु भारत इसका अपवाद है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के बावजूद केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। उसके बाद हम अगली महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेंगे, एकल नागरिकता की बात करेंगे। एकल नागरिकता का तात्पर्य देखो हम बात करेंगे जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था अपने जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता होती है। केंद्र की नागरिकता अलग होती है, राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है। किंतु भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के बावजूद भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात अगर हमसे कोई पूछे कि हम आप कौन हो, वो आर यू, तो हम कहेंगे आई एम इंडियन। हम पहले भारतीय, हम राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी बाद में हैं। तो भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात भारत की सीमाओं में रहने वाले सभी व्यक्ति या सभी नागरिक क्या हैं, भारतीय हैं। इसलिए और ये प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। देश की एकता को बनाए रखने के लिए सब प्रावधान किया गया है। अगली हम महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेंगे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन होता है, राज्यसभा। देखो संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 सदन होते हैं संसद के, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका जिसको भारत में क्या बोलते हैं, संसद। 2 सदन होते हैं, एक तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, एक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में जो संसद का सदन है 2, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल्स, ये तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है, जनता का। और दूसरा सदन कौन सा है, राज्यसभा, जिसको उच्च सदन बोलते हैं। तो ये राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको बोलेंगे राज्यसभा। यानी राज्यों का सदन कौन सा है, राज्यसभा। भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय व्यवस्था पर अर्थात संसद के उच्च सदन राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधात्मक संस्था यानी के रूप में स्थापित किया गया है। यद्यपि अमेरिका में भी दूसरा सदन है, कौन सा है, जिसको अमेरिका में दूसरा सदन, अमेरिका में जैसे भारत में व्यवस्थापिका को संसद बोलते हैं, इस प्रकार अमेरिका में बोलते हैं कांग्रेस। अमेरिका में क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। और उसके 2 सदन हैं, कौन कौन से, एक तो होता है प्रतिनिधि सदन जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन, ये तो निम्न सदन हो गया। और दूसरा सदन है उच्च सदन जिसको बोलेंगे सीनेट। तो सीनेट में भी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है अमेरिका में भी, लेकिन वहाँ पर दिया गया है समान प्रतिनिधित्व कि छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट में निर्वाचित करके भेजे जाएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे राजस्थान से 10 निर्वाचित किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 निर्वाचित किए जाते हैं और कई राज्यों से 1-1 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं।